सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल क्रेजी जीके ट्रिक और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए इस बेल आइकन को दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जीके ट्रिक। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की। जुलाई मंथ के करंट अफेयर में देखिए हम 80 प्लस इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जुलाई के महीने में हमको बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो देखने को मिली है। जैसे केंद्रीय बजट 2019, मिशन चंद्रयान 2, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट, आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019। तो बहुत सारी एक्टिविटी जो है वो जुलाई मंथ में कंप्लीट हुई है। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। आपका देखिए आने वाली एग्जाम में इस मंथ से 2 क्वेश्चन जो है वो ज़रूर बनेगा। तो वीडियो को स्किप ना करिएगा। साथ ही अगर दोस्तों आपको इस करंट अफेयर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स, हम लेक्चर को शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, बीएसएफ ने पाकिस्तान भारत सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करने के उद्देश्य से कौन सा अभियान चलाया है? तो बीएसएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। ओके। हाल ही में बीएसएफ ने पाकिस्तान भारत सीमा पर ऑपरेशन सुदर्शन अभियान जो है वो चलाया है। यह ऑपरेशन जो है भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगभग 1000 किलोमीटर की लंबाई को कवर करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, और सीमा पर घुसपैठ रोधी ग्रिड को मजबूत करेगा। तो कौन सा ऑपरेशन सुदर्शन? ध्यान रखिएगा, बीएसएफ की स्थापना कब हुई थी? 1 दिसंबर 1965 को 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। इसका काम क्या होता है? देश की सीमा पर शांति स्थापित करना। अगला देखिए क्वेश्चन, भारत के किस शहर को हाल ही में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया है? देखिए हाल ही में जयपुर की चार दीवारी को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। जयपुर शहर को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ पर बी आंसर जो है बिल्कुल सही होगा। जयपुर की स्थापना कब हुई थी? 1727 ईस्वी में महाराजा जय सिंह द्वितीय के समय काल में जयपुर की स्थापना हुई थी। देखिए विश्व धरोहर सूची में शामिल होने से जयपुर को क्या फायदा होगा? वहां पर राज्य में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही स्थानीय जो अर्थव्यवस्था है वहां की, जयपुर की, उसको क्या होगा? लाभ पहुंचेगा। ओके। अगर बात करें कि भारत में ऐसे कितने स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया जा चुका है, तो ऐसे 37 स्थल हैं जिनको विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया है। क्लियर? अगर बात करें कि ऐसा कौन सा देश है जिसके सबसे ज़्यादा स्थल जो है इस सूची में शामिल है, तो ऐसा कौन सा देश है? वो इटली है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इटली के सबसे ज़्यादा स्थल जो है विश्व धरोहर की सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए उसी से रिलेटेड है, किस देश के सबसे ज्यादा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल है? किसके? इटली के। बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बीसीसीआई ने इनमें से किसे नेशनल क्रिकेट एकेडमी एनसीए का अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो हाल ही में बीसीसीआई ने राहुल द्रविड़ को एनसीए का अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया है। राहुल द्रविड़ जो है एनसीए का अध्यक्ष बनने के बाद भारत ए, भारत अंडर 19, भारत अंडर 23 से संबंधित सभी गतिविधियों की देखरेख करेंगे, मतलब निगरानी रखेंगे। ओके। तो एनसीए का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? राहुल द्रविड़ को। हाल ही में किसने पोलैंड में हुई कुटनो एथलेटिक्स मीट में महिलाओं की 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है? किसने जीता है? देखिए हिमा दास ने। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अभी देखिए हिमा दास जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखिए जुलाई में 19 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल जो हैं वो जीते हैं। कौन कौन से एक बार हम देख लेते हैं। सबसे पहले उन्होंने देखिए पोजनान एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स में 200 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद देखिए पोलैंड में हुई कुटनो एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में स्वर्ण पदक जीता। उसके बाद कलांदो मेमोरियल एथलेटिक्स में 200 मीटर में स्वर्ण पदक, टाबोर एथलेटिक्स मीट में 200 मीटर में स्वर्ण पदक, और 20 जुलाई 2019 चेक गणराज्य में 400 मीटर रेस में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। इस तरीके से हिमा ने 19 दिनों के अंदर 5 गोल्ड मेडल जीते। तो हिमा दास जो है बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही अभी। तो ये ध्यान रखिएगा, जो भी मैंने आपको देखिए कंपटीशन बताए हैं, इन सभी कंपटीशन में हिमा दास ने गोल्ड मेडल जीता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय एथलीट हिमा दास को किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए हिमा का जन्म जो है वो असम राज्य के नगांव जिले के ढिंग क्षेत्र में हुआ था। इसलिए हिमा को ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। तो ढिंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है हिमा दास को। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत किस रैंक पर है? तो देखिए हाल ही में अभी वाणिज्य और उद्योग मंत्री जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 को जारी किया है, जिसमें भारत की जो रैंक है वो कौन सी हैं? 52 हैं। ठीक है। 2018 में बात करें तो भारत जो था 2018 में, वो भारत 57th रैंक पे था। ठीक है। तो 5 रैंक का भारत को जो है वो फायदा हुआ है इस इंडेक्स के तहत।
तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। एक रैंकिंग होती है जो विभिन्न देशों की इनोवेशन की कैपेसिटी को शो करती हैं। तो 2019 में भारत जो है वो 52वीं रैंक पर है। ए आंसर। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2019 में भारत ने 2018 के मुकाबले कितने रैंकों की प्रगति की है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कितनी? 5 रैंकों की प्रगति करी है। 1 जुलाई 2019 को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में कौन चुने गए? तो आपको पता होना चाहिए, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कई बार। लोक लेखा समिति क्या होती है? विपक्षी दल के सदस्यों की अध्यक्षता वाली एक समिति होती है जो भारत सरकार के खर्चों की निगरानी रखती है। ओके, तो हाल ही में देखिए अभी कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो सी आंसर यहाँ पर सही होगा, अधीर रंजन चौधरी। इससे पहले कौन थे? मल्लिकार्जुन खड़गे थे। लोक लेखा समिति जो होती है उसके अंदर देखिए 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से लोकसभा के कितने होते हैं ये ध्यान रखिएगा, 15 सदस्य होते हैं। और राज्यसभा के कितने होते हैं? 7 सदस्य होते हैं। क्लियर? ये समिति जो होती है, इस समिति में जो भी सदस्य होते हैं उनका कार्यकाल जो होता है वो 1 वर्ष का होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप। 1 जुलाई 2019 को किसे लोक लेखा समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? अधीर रंजन चौधरी को। चीन द्वारा लॉन्च किया गया पहला कमर्शियल रॉकेट, वाणिज्य रॉकेट कौन सा है? तो देखिए हाल ही में चीनी स्टार्टअप कंपनी जो है आई स्पेस ने चीन का पहला कमर्शियल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। किसने करा है? ये ध्यान रखिएगा, आई स्पेस ने। ठीक है, पहला कमर्शियल रॉकेट जो है वो लॉन्च किया है। उस रॉकेट का नाम क्या है? हाइपरबोला 1। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ये रॉकेट जो है माइक्रो सैटेलाइट्स उपग्रह अपने साथ लेकर गया है और यह एक रेडियो मिशन है जिसे बीजिंग इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा इस रॉकेट का नाम क्या है? हाइपरबोला 1। चीन का पहला कमर्शियल रॉकेट किस निजी स्टार्टअप द्वारा लॉन्च किया गया है? किस स्टार्टअप द्वारा? आई स्पेस के द्वारा। बी आंसर। दक्षिण भारत से सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले पहले सांसद कौन हैं? तो देखिए सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले पहले सांसद दक्षिण भारत से कौन थे? जयपाल रेड्डी। हाल ही में जयपाल रेड्डी का निधन हो गया, तो इनसे रिलेटेड देखिए इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा आप। पूर्व केंद्रीय मंत्री थे जयपाल रेड्डी और किस पार्टी से रिलेटेड थे? देखिए कांग्रेस पार्टी से रिलेटेड थे। क्लियर? जयपाल रेड्डी जो है वो 5 बार लोकसभा सांसद रह चुके हैं और 2 बार राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। ठीक है, 1998 में उन्हें सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जो है वो दिया गया था। तो दक्षिण भारत से सर्वश्रेष्ठ सांसद का पुरस्कार जीतने वाले वो पहले सांसद थे, जयपाल रेड्डी। हाल ही में इनका निधन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? हर साल 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। हाल ही में अभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 जो है वो जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ मौजूद हैं? 2967, 2967 बाघ जो है वर्तमान में मौजूद हैं। ओके, राज्यों की बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ जो है वो पाए गए हैं। कितने? 526 बाघ मध्य प्रदेश में पाए गए, एमपी में। तो एमपी पहले नंबर पर है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, 2008 में जब इन बाघों की गिनती करी थी तब इनकी संख्या कितनी थी? लगभग 1400 के आसपास। 1411 जो बाघ जो है वो पाए गए थे 2008 में। और अभी देखिए इन बाघों की संख्या जो है वो बढ़कर कितनी हो गई है? 2967। तो काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिली है। अगर पूरे विश्व की बात करें तो पूरे विश्व में 3900 बाघ ही मौजूद हैं। कितने? 3900, जिसमें से 2967 लगभग 3000 के आसपास तो भारत में ही मौजूद हैं बाघों की संख्या। तो ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, टाइगर एस्टिमेशन रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में कुल कितने बाघ हैं? कितने हैं? 2967। ए आंसर। बाघ जनगणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार किस राज्य में सर्वाधिक बाघ हैं? किस राज्य में? मध्य प्रदेश में 526। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। हाल ही में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया। उन्होंने कितनी बार दिल्ली के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित का निधन हो गया। वो दिल्ली की देखिए 3 बार मुख्यमंत्री बनी थी, तो 3 बार उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 1998 से लेकर 2013 तक वो दिल्ली की मुख्यमंत्री रही थी शीला दीक्षित। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ ही ध्यान रखिएगा वो दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री थी। दिल्ली की दूसरी महिला मुख्यमंत्री कौन थी? शीला दीक्षित। पहली कौन थी? ये भी इंपॉर्टेंट है, सुषमा स्वराज। ठीक है, दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री थी सुषमा स्वराज।
ध्यान रखिएगा शीला दीक्षित जो थी वो 2014 में कुछ समय के लिए केरल की राज्यपाल भी रही हैं। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। देखिए अगला क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। शीला दीक्षित किस राज्य की राज्यपाल रह चुकी हैं? तो किस राज्य की? केरल की। ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। मद्रास संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 किसे प्रदान किया गया? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए प्रसिद्ध कर्नाटक गायिका एस सौम्या को संगीत कलानिधि पुरस्कार 2019 से सम्मानित किया गया है। एस सौम्या, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देखिए संगीत कलानिधि पुरस्कार जो है ये कर्नाटक संगीत के क्षेत्र में सर्वोच्च प्रशंसा के रूप में ये पुरस्कार जाना जाता है। मद्रास संगीत अकादमी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है संगीत कलानिधि पुरस्कार, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। तो 2019 में किसे दिया गया? ध्यान रखिएगा, एस सौम्या को। हाल ही में किस देश ने दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम को लॉन्च किया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने देखिए लॉन्च करा है? जॉर्डन के अकाबा में दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम जो है वो बनाया गया है। यह लाल सागर में 8 फीट नीचे की गहराई में बना हुआ है। सेना ने इस म्यूजियम में युद्ध टैंक, सैन्य एम्बुलेंस, हेलीकॉप्टर, युद्ध विमान, क्रेन और एंटी एयरक्राफ्ट समेत बहुत सारी सैन्य उपकरण को जो है उन्होंने इस म्यूजियम में रखा है। तो दुनिया का पहला अंडर वाटर मिलिट्री म्यूजियम जो है वो कहाँ पर लॉन्च किया गया है? जॉर्डन में। ये आंसर। हाल ही में किस भारतीय को विश्व बैंक का एमडी मैनेजिंग डायरेक्टर और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है? तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की जो वर्तमान एमडी हैं अंशुला कांत, उनको विश्व बैंक की एमडी जो है और सीएफओ नियुक्त किया गया है। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, विश्व बैंक की स्थापना जो है वो कब हुई थी? 1944 में विश्व बैंक की स्थापना हुई थी। द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद विश्व की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था का पुनर्निर्माण करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों द्वारा विश्व बैंक की स्थापना जो है वो की गई थी 1944 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय स्थित है। तो ध्यान रखिएगा अंशुला कांत को विश्व बैंक का एमडी और सीएफओ चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो है वो नियुक्त किया गया है। वर्तमान में ये भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की एमडी भी हैं अंशुला कांत। हाल ही में जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य बना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य जो है वो कौन बना है? मेघालय। मेघालय ने अपनी खुद की जल नीति बनाई है। मतलब पानी का संरक्षण करने वाला देश का पहला राज्य जो बना है वो कौन बना है? मेघालय बना है। जल संरक्षण क्या होता है? देखिए जल का प्रयोग सही हो, उसकी सफाई हो, घर निर्माण में, कृषि के लिए जो अवशिष्ट जल होता है उसकी रिसाइकलिंग कर उसको उपयोग करना, ये सब जल संरक्षण के अंतर्गत आता है। क्लियर? तो जल नीति बनाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? मेघालय बना है। अच्छा, मेघालय के मुख्यमंत्री का नाम ध्यान रखिएगा कौन है? कॉनराड के सांगमा। ठीक है, ये पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कांगो में किस वायरस के कारण 1700 लोगों की मृत्यु हो गई? तो बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा। देखिए ये किस वायरस के कारण? इबोला वायरस के कारण कांगो में 1700 लोगों की मृत्यु जो है वो देखने को मिली है। उसके बाद देखिए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसने कांगो में इबोला प्रकोप को एक अंतर्राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल के रूप में घोषित किया है। कांगो में इबोला वायरस के संक्रमण के कारण हाल ही में 1700 लोगों की जो है वो मृत्यु हो गई है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस वायरस के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है? किस वायरस के प्रकोप को? इबोला वायरस। हाल ही में आईसीसी ने किस देश को आईसीसी संविधान उल्लंघन के चलते निलंबित कर दिया है? तो देखिए आईसीसी संविधान के उल्लंघन के चलते जिम्बाब्वे टीम को देखिए आईसीसी ने निलंबित कर दिया है। डी आंसर। देखिए अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस दिवस जो है वो 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है। विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाए जाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को हेपेटाइटिस रोग के लिए जागरूक करना। देखिए हेपेटाइटिस जो रोग है वो एक संक्रामक रोग है जो कि हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। ये वायरस जो है ये वायरस डीएनए वायरस है। इसके कारण मनुष्य का जो भाग प्रभावित होता है वो कौन सा होता है? लीवर। लीवर वाला भाग जो है मतलब यकृत, वो मनुष्य का प्रभावित होता है हेपेटाइटिस रोग के कारण। यकृत में सूजन और जलन पैदा हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हेपेटाइटिस रोग किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है? तो किसके द्वारा होता है? वायरस के द्वारा होता है, हेपेटाइटिस बी वायरस के द्वारा। तो सी आंसर। हेपेटाइटिस रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? कौन सा? यकृत, लीवर वाला अंग प्रभावित होता है। बी आंसर। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है
उसकी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में 36 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो हेपेटाइटिस रोग से ग्रसित हैं। भारत में 4 करोड़ लोग जो हैं वो इस वायरस के संक्रमण से ग्रसित हैं। ध्यान रखिएगा, हेपेटाइटिस बी वायरस से। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो हमने डिस्कस करी। ध्यान रखिएगा आप। आगे देखिए, बात करते हैं मिशन चंद्रयान 2 की। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी जुलाई में देखिए कंप्लीट हुई है ये। यहाँ से डेफिनेटली क्वेश्चन पूछा जाएगा। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम कवर कर लेते हैं, उसके बाद में क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो देखिए, चंद्रयान 2 जो है वो चंद्रमा की और जानकारी एकत्र करने और उसके इतिहास को जानने के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन जो है इसरो, उसने 22 जुलाई 2019 को श्रीहरिकोटा रेंज से सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। ठीक है, चंद्रयान 2 को किस प्रक्षेपण यान की सहायता से लॉन्च किया गया? ध्यान रखिएगा, GSLV MK3 के द्वारा। चंद्रयान 2 मिशन के कितने मुख्य भाग हैं? 3 मुख्य भाग हैं। पहला देखिए ऑर्बिटर, दूसरा लैंडर, तीसरा है रोवर। क्या है ये भाग? इनको हम समझ लेते हैं अच्छे से। ऑर्बिटर जो है ये 100 किलोमीटर ऊंचाई से चंद्रमा की क्या करेगा? परिक्रमा करेगा और इंफॉर्मेशन जो है पृथ्वी तक पहुंचाएगा। ऑर्बिटर का ये काम रहेगा। लैंडर जो है इसका नाम मिशन के दौरान विक्रम रखा गया है। क्या रखा गया है? विक्रम। जो मिशन के दौरान चंद्रमा की दक्षिणी ध्रुव की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, जो कि इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे टफ पार्ट होगा, सॉफ्ट लैंडिंग करना। अब तक केवल 3 देश ही ऐसा कर पाए हैं, अमेरिका, रूस और चीन। अगर भारत सॉफ्ट लैंडिंग अच्छे से कर लेता है तो भारत ऐसा चौथा देश होगा जो चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। क्लियर? ध्यान दीजिएगा, इस लैंडर को पहले रूस के साथ मिलकर बनाना था, पर उसके मना करने के बाद भारत ने खुद ही इसे बनाया है लैंडर को। ये लैंडर जो है 6 से 7 सितंबर को सॉफ्ट लैंडिंग जो है चंद्रमा पर करेगा। आगे बात करते हैं, देखिए तीसरा भाग रोवर। 6 पहिए वाले रोवर का मिशन के दौरान नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान रखा गया है। चंद्रमा की सतह पर यह रोवर जो है घूमेगा और मिट्टी चट्टान के नमूने को एकत्रित करेगा। एकत्रित आंकड़ों को ऑर्बिटर को देगा, जो कि संदेश पृथ्वी तक पहुंचाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से देखिए इसके 3 मुख्य भाग थे जो हमने डिस्कस करें, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। इससे पहले देखिए चंद्रयान 1 को प्रक्षेपित किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को। इस मिशन में सिर्फ ऑर्बिटर ही था, लैंडर और रोवर नहीं थे। इसका उद्देश्य क्या था? चंद्रमा की सतह के नक्शे लेना और पानी के अंश जैसे कि हीलियम, इनकी तलाश करना। ये चंद्रयान 1 का जो था वो उद्देश्य था। तो हाल ही में चंद्रयान 2 जो है वो सफलतापूर्वक यहाँ पर प्रक्षेपित किया गया है श्रीहरिकोटा रेंज से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए हैं। चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो हम सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। चंद्रयान 2 मिशन को कहाँ से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है? कहाँ से किया गया है? श्रीहरिकोटा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से। ये आंसर। निम्न में से किस यान की मदद से चंद्रयान 2 को लॉन्च किया गया है? किस यान की मदद से? GSLV MK3 के द्वारा। निम्न में से कौन चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा नहीं है? ऑर्बिटर बिल्कुल है, लैंडर भी है, रोवर भी है, ड्रोन। ड्रोन जो है वो चंद्रयान 2 मिशन का हिस्सा नहीं है। 3 भाग है, हमने तीनों डिस्कस करे अच्छे से। डी आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत लैंडर का नाम क्या रखा गया है? देखिए लैंडर है उसका नाम क्या रखा गया है? विक्रम रखा गया है प्रोजेक्ट के दौरान। चंद्रयान 2 मिशन के अंतर्गत रोवर का नाम क्या रखा गया है? रोवर का नाम क्या रखा गया है? प्रज्ञान। बी आंसर। नेक्स्ट देखिए, जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक के दौरान इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी दर को 12% से घटाकर या बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो हाल ही में देखिए अभी जीएसटी काउंसिल की 36वीं बैठक जो है वो कंप्लीट हुई, जिसमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर जीएसटी दर को, जीएसटी रेट को 12% से घटाकर 5% कर दिया गया है। ठीक है, इस बैठक में वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए हिस्सा लिया था, तो 5% कर दिया गया है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? तो देखिए हाल ही में मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्री जो है वो लिस्ट में शीर्ष भारतीय कंपनी बन गई है, रिलायंस इंडस्ट्री। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। रिलायंस का जो स्थान है वो कौन सा है? 106वां स्थान है। इस साल रिलायंस की रैंकिंग में 42 स्थानों का सुधार हुआ है। 42 स्थानों का देखिए जंप लिया है रिलायंस इंडस्ट्री ने। इससे पहले जो पहली कंपनी थी भारत की, ठीक है, इस लिस्ट में, वो कौन सी थी? इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन थी। उसका स्थान किसने ले लिया है? रिलायंस इंडस्ट्री ने ले लिया है।
अगर बात करें कि इस लिस्ट में पहले स्थान पर कौन सी कंपनी है, तो वो कौन सी कंपनी है? वॉलमार्ट है। अमेरिकी रिटेल कंपनी है वॉलमार्ट, वो पहले स्थान पर है। देखिए, फॉर्च्यून ग्लोबल 500 लिस्ट जो है, इसमें कंपनियों को राजस्व के आधार पर शामिल किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ध्यान रखिएगा, शीर्ष भारतीय कंपनी कौन सी है? इसमें रिलायंस है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने अंतर्देशीय जलमार्ग में वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है? तो किसने? देखिए, गोवा सरकार ने पणजी और ओल्ड गोवा के बीच वाटर टैक्सी चलाने का निर्णय लिया है। तो गोवा सरकार ने। मोहन बगान रत्न अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो किसे सम्मानित किया गया है? देखिए, 2 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता हॉकी खिलाड़ी केशव दत्त को और भारतीय फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान प्रसून बैनर्जी को पहली बार मोहन बगान रत्न अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। देखिए, एक इंटरेस्टिंग चीज़ ध्यान रखिएगा कि पहली बार किसी गैर फुटबॉल खिलाड़ी को ये अवार्ड दिया गया है, केशव दत्त को, जो कि पूर्व हॉकी खिलाड़ी हैं। ठीक है, मोहन बगान रत्न अवार्ड जो है प्रतिवर्ष दिया जाता है, हर साल। यह पुरस्कार बेहतरीन पूर्व फुटबॉल खिलाड़ियों को प्रदान किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट पुस्तक के लेखक हैं। कौन है? डॉक्टर यूवी सिंह। बी आंसर। इस पुस्तक में भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव पर उन्होंने प्रकाश डाला है। इंडो पाक रिलेशन बियॉन्ड पुलवामा एंड बालाकोट, ओके, डॉक्टर यूवी सिंह ने लिखी है। एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम एईएस और जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान चलाया है? किस राज्य सरकार ने? उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। इस अभियान के तहत राज्य के जिलों में घर घर जाकर इस रोग के बारे में जागरूकता जो है वो फैलाई जा रही है। तो एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी एन्सेफेलाइटिस रोग के लिए किस राज्य सरकार ने दस्तक अभियान चलाया है? उत्तर प्रदेश सरकार ने। देखिए, एक्यूट एन्सेफेलाइटिस सिंड्रोम और जापानी एन्सेफेलाइटिस को हमने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है लास्ट करंट अफेयर में। तो अगर आपको देखना है तो प्रीवियस करंट अफेयर में देखिए, ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट देखिए, डूरंड कप 2019 का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो डूरंड कप देखिए एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। डूरंड कप 2019 का आयोजन जो है पश्चिम बंगाल के कोलकाता में 2 अगस्त से 23 अगस्त के दौरान जो है वो किया जाएगा। और पहली बार ऐसा हो रहा है कि ये प्रतियोगिता दिल्ली से बाहर जो है वो आयोजित की जा रही है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ठीक है, ये डूरंड कप का 129वां संस्करण है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ नामक पुस्तक के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन है? देखिए, नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल सुशील कुमार। सुशील कुमार ने इस पुस्तक को लिखा है और ये पुस्तक जो है पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से संबंधित है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा लिए गए रक्षा निर्णयों पर आधारित है ये पुस्तक, अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ अ मिलिट्री चीफ। ठीक है, त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का संबंध है, किससे है? शिक्षा, स्वास्थ्य, भारतीय रेल या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, हाल ही में रेलवे मंत्री पीयूष गोयल ने लोकसभा में इसका जिक्र किया था, त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का, जो कि भारतीय रेलवे से संबंधित है। भारतीय रेलवे त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी का परीक्षण कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी के द्वारा रेल मार्ग में जो भी बाधाएं आती है उसका पता लगाया जाता है त्रिनेत्र टेक्नोलॉजी के द्वारा। तो भारतीय रेल से संबंधित है, सी आंसर। हाल ही में गरुड़ 6 अभ्यास किन 2 देशों के बीच किया गया है? तो भारत और फ्रांस के बीच गरुड़ 6 संयुक्त वायु अभ्यास जो है वो किया गया है, भारत और फ्रांस के बीच। फ्रांस के देखिए कौन से स्थान पर? मोंट डी मॉर्सन स्थान पर यह अभ्यास जो है वो आयोजित किया गया था। इस अभ्यास में राफेल, सुखोई 30, मिराज 2000 जैसे लड़ाकू विमानों ने हिस्सा लिया था। और इसका उद्देश्य क्या है? भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना के बीच आपसी तालमेल को बढ़ाना। तो गरुड़ 6 अभ्यास जो है वो किन देशों से संबंधित हैं? भारत और फ्रांस से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अथिवरादर उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? देखिए इंपॉर्टेंट है, अथिवरादर उत्सव जो है तमिलनाडु के कांचीपुरम में मनाया गया है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। इस उत्सव में देखिए देवताओं को 40 वर्षों में एक बार बाहर निकाला जाता है। पिछली बार देवताओं को 1979 में बाहर निकाला गया था। तो अथिवरादर उत्सव जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में किस देश में स्थित बेबीलोन स्थान को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? तो बेबीलोन जो है स्थान वो कहाँ पर स्थित है? किस देश में? इराक में स्थित है। बेबीलोन जो है हैंगिंग गार्डन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह प्राचीन विश्व के अजूबों में से एक है, हैंगिंग गार्डन। ओके, देखिए इस स्थान की स्थिति जो है वो काफ़ी खराब हो चुकी है, बेबीलोन स्थान की। इसे संरक्षण देने के उद्देश्य से ही यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल जो है इसे घोषित किया गया है। ठीक है फ्रेंड्स,
कहाँ पर स्थित है? इराक में। पुस्तक विस्पर्स ऑफ टाइम के लेखक हैं, कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। हाल ही में इस पुस्तक का विमोचन जो है स्मृति ईरानी द्वारा किया गया। इस पुस्तक में जो डिफरेंट डिफरेंट जनरेशन होती है उनके बीच के अंतर को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। विस्पर्स ऑफ टाइम के लेखक कौन है? डॉक्टर कृष्णा सक्सेना। ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। इटली में आयोजित 30वें वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 100 मीटर रेस में किस भारतीय महिला ने स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया? तो देखिए, इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीतकर किसने इतिहास रचा है? दूती चंद ने। ध्यान रखिएगा, हिमा दास के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। दूती चंद ने 100 मीटर रेस में स्वर्ण पदक जीता है इटली में आयोजित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम में। ठीक है, हिमा दास के बाद दूती चंद जो है दूसरी महिला एथलीट हैं जिन्होंने ग्लोबल इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो चर्चा में रहा, वह स्थित है कहाँ पर स्थित है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है मध्य प्रदेश के रीवा जिले में स्थित है, जो कि हाल ही में सुर्खियों में रहा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर भारी बारिश के कारण उसे काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस प्लांट की उत्पादन क्षमता जो थी वो कितनी थी? 740 मेगावाट थी। ठीक है, 740 मेगावाट विद्युत का उत्पादन करता था, जो कि घटकर कितनी रह गई है? सिर्फ 90 रह गई हैं। इतना ज़्यादा नुकसान इसे पहुँचा है। तो ध्यान रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट जो है वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश के रीवा जिले में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। भारतीय रेलवे की प्लान बी नामक पहल के लिए किस रेलवे जोन को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो है वो प्रदान किया गया है? किस रेलवे जोन को? ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्वी रेलवे जोन को। प्लान बी क्या है इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए, रेलवे ट्रैक से जंगली हाथियों को दूर रखने के लिए एक डिवाइस का यूज़ किया जाता है जिससे मधुमक्खियों की आवाज़ निकलती है, जो हाथियों के झुंड को रेलवे ट्रैक से दूर रखने में बेहद कारगर हैं। ये प्लान बी था। ओके, तो उत्तर पूर्वी सीमांत रेलवे जो है उसके अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है कि प्लान बी के कारण 2014 से लेकर 2019 के बीच तक उन्होंने लगभग 1000 हाथियों की जान जो है वो बचाई है। तो इस वजह से उत्तर पूर्वी रेलवे जोन को बेस्ट इनोवेशन अवार्ड जो है वो दिया गया है। समझ में आया आपको? तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में खर्ची पूजा नामक उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? किस राज्य में मनाया गया है? त्रिपुरा में। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस पूजा में देखिए भूमि की पूजा की जाती है और यह उत्सव जो है हिंदू जनजातियों द्वारा प्रमुख रूप से मनाया जाता है। खर्ची पूजा का संबंध है त्रिपुरा से। वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 11 जुलाई को। बी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, काफ़ी स्टूडेंट पूछते हैं कि सर मैथ्स का ऑनलाइन वीडियो कोर्स हम कैसे ले सकते हैं? तो देखिए सिंपल, आपको क्रेजी जीके ट्रिक का ऐप डाउनलोड करना है। उसको स्क्रॉल करेंगे आप, देखिए सबसे नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा मैथ्स ऑनलाइन कोर्स का। ठीक है, वहाँ पर आप देखिए 560 रुपये पे करेंगे और आपको मैथ्स कंप्लीट कोर्स जो है वहाँ पर अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है वर्ल्ड यूथ स्किल डे। इसका उद्देश्य क्या है? युवाओं में बेहतर कौशल विकास के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना। और इस बार इसकी थीम क्या थी? ध्यान रखिएगा, लर्निंग टू लर्न फॉर लाइफ एंड वर्क इस बार की थीम थी। सूचना का अधिकार आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। भारतीय संसद ने इस कानून को किस वर्ष पारित किया था? देखिए, आरटीआई से रिलेटेड मैं आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा डिटेल में हमको इसको डिस्कस करना होगा। चलिए हम डिटेल में इसको अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, आरटीआई कानून जो है वो कब पारित हुआ था, कब लागू हुआ था? 2005 में लागू हुआ था। ओके, और हाल ही में अभी देखिए संसद में आरटीआई संशोधन विधेयक जो है वो पारित हुआ है। उसमें कुछ संशोधन किया गया है, इसलिए ये सुर्खियों में रहा। अभी विपक्ष ने बहुत ज़्यादा इसका विरोध करा, क्यों करा वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पहले बात करते हैं कि आरटीआई एक्ट जो है वो क्या है। आरटीआई एक्ट के अंतर्गत देखिए भ्रष्टाचार कम करना, सरकारी काम में पारदर्शिता लाना, अधिकारियों की जवाबदेही बढ़ाना, जनता को सशक्त बनाना, ये सब आरटीआई एक्ट के अंदर आता है। हाल ही में इसमें कुछ संशोधन किया गया है। आरटीआई एक्ट 2005 के मुताबिक केंद्र और राज्यों के मुख्य सूचना आयुक्त जो थे उनका कार्यकाल 5 वर्षों का था। वहीं उनका वेतन जो था वो केंद्र और राज्यों के मुख्य चुनाव आयुक्तों की तरह था। जबकि संशोधन विधेयक में कहा गया है कि मुख्य सूचना आयुक्त जो है और सूचना आयुक्त जो है उनका कार्यकाल और उनकी जो कार्य सीमा है वो अब केंद्र सरकार के अंडर आ गई हैं। पहले केंद्र सरकार के अंडर नहीं थी। ठीक है, वो स्वतंत्र थे।
अब उनको केंद्र सरकार के अंदर लाया गया है, मुख्य सूचना आयुक्त को। तो इसका विपक्ष ने बहुत ज़्यादा विरोध किया। वेतन और कार्यकाल के लिए सूचना आयुक्त सरकार पर डिपेंड नहीं थे पहले, लेकिन नए संशोधन के बाद अब उनका वेतन और कार्यकाल जो है वो केंद्र सरकार के अंडर होगा, तो स्वतंत्रता जो है उनकी कम होगी। ऐसे में सरकार के खिलाफ वो फैसले लेने से बचेंगे, तो इसीलिए विपक्ष जो है इसका विरोध कर रहा था। तो हाल ही के दिनों में देखिए ये आरटीआई संशोधन विधेयक जो है वो काफ़ी सुर्खियों में रहा था। तो ध्यान रखिएगा कब लागू हुआ था, ये 2005 में लागू हुआ था। चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। सूचना का अधिकार आरटीआई संशोधन विधेयक 2019 हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। भारतीय संसद ने इस कानून को किस वर्ष पारित किया था? तो 2005 में। कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री हैं, तो कर्नाटक के देखिए वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदुरप्पा। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। कर्नाटक में देखिए एचडी कुमारस्वामी की सरकार जो है 17 बागी विधायकों के विरोध के चलते गिर गई है। इसके बाद बीजेपी के बीएस येदुरप्पा ने विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव हासिल कर सरकार बनाई है। ध्यान दीजिएगा 17 बागी विधायकों के चलते 225 संसदीय विधानसभा की संख्या घटकर कितनी हो गई थी? 208 हो गई थी। ठीक है, इसी के चलते जो बीएस येदुरप्पा है बीजेपी के, उन्होंने वहां पर अपनी सरकार बनाई है। ठीक है, तो कर्नाटक के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदुरप्पा। पुस्तक चंद्रशेखर द लास्ट आइकॉन ऑफ आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स के लेखक हैं। तो देखिए इस पुस्तक के लेखक कौन है? राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन हरिवंश और लेखक रवि दत्त बाजपेयी। इस पुस्तक को हाल ही में देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया। इस पुस्तक में देश के भूतपूर्व प्रधानमंत्री जो चंद्रशेखर हैं उनके जीवन काल का वर्णन किया गया है। तो श्री हरिवंश और श्री रवि दत्त, ए और बी दोनों आंसर सही होंगे। कारगिल दिवस मनाया जाता है। कारगिल दिवस जो है हर साल 26 जुलाई को मनाया जाता है। 1999 में कारगिल युद्ध में पाकिस्तान पर भारत की विजय की याद में कारगिल दिवस जो है वो मनाया जाता है 26 जुलाई। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो देखिए किस टीम ने जीता है? अमेरिका ने जीता है। फाइनल जो हुआ था वो फ्रांस में खेला गया था और किन के बीच हुआ था? अमेरिका और नीदरलैंड के बीच में हुआ था। फीफा महिला वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल अमेरिका और नीदरलैंड के बीच हुआ था। अमेरिका महिला टीम का ये चौथा विश्व कप है। ध्यान रखिएगा अमेरिका ने 2019 का खिताब जीता है। वर्ष 2018-19 के लिए भारतीय फुटबॉल महासंघ का फुटबॉल ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया है? किसे दिया गया है? सुनील छेत्री को। बी आंसर। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल हैं। हिमाचल प्रदेश के देखिए राज्यपाल अभी हाल ही में चेंज कर दिए गए हैं। किसे बनाया गया है? कलराज मिश्रा को। पहले कौन थे? देवव्रत थे, और देवव्रत को गुजरात का राज्यपाल बनाया गया है। ठीक है, तो चेंज किया गया है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। साथ ही छत्तीसगढ़ का राज्यपाल भी देखिए चेंज कर दिया गया है। अनुसुईया उइके को बनाया गया है छत्तीसगढ़ का राज्यपाल। हाल ही में किस देश ने 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 4 जुलाई को अपना स्वतंत्रता दिवस किस देश ने बनाया है? अमेरिका ने। 31 जुलाई 2019 को भारत का नया वित्त सचिव किसे नियुक्त किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। 31 जुलाई 2019 को भारत का नया वित्त सचिव जो है राजीव कुमार को नियुक्त किया गया है। ठीक है, इससे पहले कौन थे? सुभाष चंद्र गर्ग थे। वित्त सचिव जो होता है वो कौन होता है? भारत के वित्त मंत्रालय का वरिष्ठतम आईएएस ऑफिसर होता है, आईएएस अधिकारी होता है। 1 रुपए के नोट पर जिसके सिग्नेचर होते हैं वो कौन होता है? वित्त सचिव ही होता है। वित्त सचिव के 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो देखिए साल भर में 4 टेनिस टूर्नामेंट होते हैं, तो तीसरा टेनिस टूर्नामेंट अभी हाल ही में कंप्लीट हुआ, विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट। इससे पहले देखिए ऑस्ट्रेलिया ओपन कंप्लीट हो गया जनवरी में, मई में फ्रेंच ओपन कंप्लीट हो गया, और उसके 2 हफ्ते बाद विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो कि जुलाई में कंप्लीट हुआ है। तो देखिए विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने जीता है। सी आंसर। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट 2019 के महिला एकल का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है? सिमोना हालेप ने। बी आंसर। दोनों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट किस कोर्ट पर खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है। विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट जो है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, घास के मैदान पर खेला जाता है। मिट्टी के कोर्ट पर कौन सा खेला जाता है? हमने डिस्कस करा था लास्ट में, फ्रेंच ओपन। यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है वो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस पाकिस्तानी क्रिकेटर ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो काफ़ी सुर्खियों में रहा था, ध्यान रखिएगा। मोहम्मद आमिर पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, फास्ट बॉलर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लिया है। हाल ही में बीएसएफ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का देखिए महानिदेशक जो है
वो किसे नियुक्त किया गया है? वीके जौहरी को। इनमें से किस भारतीय ने अमेरिका में पीपल चॉइस अवार्ड जो है वो जीता है? किसने जीता है? मशहूर भारतीय कलाकार सुदर्शन पटनायक ने अमेरिका में पीपल चॉइस अवार्ड जो है वो जीता है। ये पुरस्कार उन्हें स्टॉप प्लास्टिक पॉल्यूशन, सेव अवर ओशन मतलब प्लास्टिक प्रदूषण को रोको, महासागर को बचाओ नामक कलाकृति के लिए प्रदान किया गया है। ये कलाकृति उन्होंने बोस्टन में एक सैंड फेस्टिवल के दौरान बनाई थी, तो इसलिए उन्हें पीपल चॉइस अवार्ड जो है अमेरिका में दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई है? तो 7वीं आर्थिक जनगणना से रिलेटेड देखिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले हम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में हम ये क्वेश्चंस कवर करेंगे। तो देखिए आर्थिक जनगणना की बात करते हैं तो 2019 में 7वीं आर्थिक जनगणना जो है वो की जा रही है। सबसे पहले आर्थिक जनगणना जो है वो 1977 में की गई थी। भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना जो है त्रिपुरा राज्य से शुरू हुई है। कहाँ से? त्रिपुरा राज्य से। आर्थिक जनगणना देखिए क्या है वो डिस्कस कर लेते हैं। इसमें रेहड़ी पटरी पर होने वाले छोटे मोटे बिजनेस के बारे में आंकड़े एकत्रित किए जाएंगे। घरों से होने वाले बिजनेस गणना में शामिल किए जाएंगे। साथ ही देश की सीमा में जितनी भी बिजनेस यूनिट चल रही हैं उनके आंकड़े जो है वो एकत्रित किए जाएंगे। आर्थिक जनगणना का मकसद जमीनी आंकड़े जो है वो जुटाना है, ताकि सरकार को जमीनी स्तर पर लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति के आंकड़े जो है वो मिल सके। इसलिए आर्थिक जनगणना जो है वो की जाती है। तो 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन कौन कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय। इसके लिए जो MSPI है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसने CSC ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के साथ साझेदारी की है। ओके, तो कौन संचालन कर रहा है ये ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट नोट ध्यान रखिएगा, इस साल जो आर्थिक जनगणना की जा रही है वो पेपरलेस आर्थिक जनगणना की जा रही है। तो देश में पहली बार ऐसा हो रहा है जब पेपरलेस आर्थिक जनगणना जो है वो की जा रही है। इसके आंकड़े जो है वो हमें मार्च 2020 में देखने को मिलेंगे, आर्थिक जनगणना 2019 के। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर करते हैं। भारत की 7वीं आर्थिक जनगणना किस राज्य से शुरू हुई है? किस राज्य से? त्रिपुरा से। पहली बार आर्थिक जनगणना कब की गई थी? कब की गई थी? 1977 में पहली बार आर्थिक जनगणना की गई थी। 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन किसके द्वारा किया जा रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा 7वीं आर्थिक जनगणना का संचालन किया जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। आगे देखिए फ्रेंड्स, बजट 2019 से रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो देखिए 5 जुलाई को मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल का पहला बजट जो है वो प्रस्तुत किया है। मतलब केंद्रीय बजट 2019-20 हमको देखने को मिला है। इस साल के शुरुआत में हमने अंतरिम बजट 2019-20 को देखा था। तो अंतरिम बजट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके थे पहले। अगर आपको वो देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। बजट को देखिए, भारत की फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने प्रस्तुत किया। ओके, पहली इंटरेस्टिंग चीज जो देखने को मिली वो क्या थी? 2018 तक बजट को एक चमड़े के ब्रीफकेस में लाया जाता था। इस बार निर्मला सीतारमण जो है वो लाल कपड़े में बजट को लेकर पहुंची, जिसे मिनिस्ट्री ने बही खाता नाम दिया। क्या दिया? बही खाता नाम। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। बजट के दौरान निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारत जो है इस साल के अंत तक $3 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था वाला देश होगा और सरकार द्वारा अपने इस कार्यकाल में $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का लक्ष्य लिया गया है। ओके, बजट में सरकार ने बहुत सारी नई योजना और बहुत सारी उपलब्धियों को गिनाया है। पहले हम सरकार की उपलब्धियों को डिस्कस कर लेते हैं, फिर जो नई स्कीम स्टार्ट करी है उनको डिस्कस करेंगे। तो देखिए ट्रांसपोर्ट की बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोड की। तो सरकार ने कहा कि भारतमाला परियोजना से देश में सड़कों का जाल जो है अच्छी तरह बिछ रहा है और भारतमाला परियोजना जो है उसका फेज़ 2 भी लॉन्च कर दिया गया है, जिसके तहत स्टेट रोड को बढ़ाया जाएगा। एयरपोर्ट्स की देखिए उन्होंने बात करी तो उसमें उड़ान प्रोजेक्ट के जरिए एयरपोर्ट की संख्या 100 से ज़्यादा हो गई है। उड़ान प्रोजेक्ट से छोटे छोटे शहरों को कनेक्ट किया जा रहा है। ये उन्होंने अपनी उपलब्धियों को गिनाया। इसके बाद देखिए आंतरिक जलमार्ग की बात करते हैं तो जलमार्ग विकास का काम जो है सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कंटिन्यूसली चल रहा है और सागरमाला प्रोजेक्ट से लगातार बंदरगाह का निर्माण भी हो रहा है, जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कमी देखने को मिल रही है। ऐसा सरकार का कहना है आंतरिक जलमार्ग से रिलेटेड। इसके अलावा देखिए सरकार ने ई व्हीकल्स पर काफ़ी ज़्यादा जोर दिया, उनको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। फेम पॉलिसी का देखिए उन्होंने फेज़ 2 हाल ही में 1 अप्रैल को लॉन्च किया।
जिसके तहत ई व्हीकल्स के क्षेत्र में 1000 करोड़ का बजट रखा गया है। सरकार का फोकस है कि ई व्हीकल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें। अगर वर्तमान में बात करें हम, तो भारत में ई व्हीकल्स की संख्या जो है मात्र 0.06% है। सबसे ज़्यादा जो ई व्हीकल्स की संख्या है वो कहाँ पर है? नॉर्वे में है, 49%। तो बजट में सरकार ने ई व्हीकल्स पे काफ़ी जोर दिया। इसके बाद देखिए, वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना की शुरुआत की है। ये एक पेंशन स्कीम है जिसके तहत उन कारोबारियों को रखा गया है जिनका सालाना टर्नओवर जो है बिजनेस का वो 1.5 करोड़ से कम है। इस योजना के तहत 3 करोड़ कारोबारियों को कवर किया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना। आगे बिजली पानी की बात करें तो देखिए, बिजली के लिए वन नेशन वन ग्रिड की बात कही। स्वच्छता के लिए दिल्ली में राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाने की उन्होंने बात कही। पानी के लिए जल जीवन मिशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके तहत 2024 तक हर घर जल पहुंचने का लक्ष्य लिया गया है। जल जीवन मिशन जो है वो लॉन्च किया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। 2018-19 के देखिए कुछ प्रमुख आंकड़ों को भी डिस्कस किया गया, उन्हें भी हम देख लेते हैं। जीडीपी वृद्धि दर देखिए डिस्कस की गई। 2018-19 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि दर रही वो कितनी रही? 6.8%, जो कि 2017-18 में कितनी थी? 7.2% थी। ठीक है, तो उसमें माइनर देखिए यहाँ पर हमको कमी देखने को मिली। ध्यान रखिएगा, भारत जो है वो वर्तमान में 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। इसके बाद उन्होंने फिजिकल डेफिसिट मतलब राजकोषीय घाटे के आंकड़े देखिए डिस्कस करे। 2018-19 में 3.3% जो है वो फिजिकल डेफिसिट रहा है, जबकि 2017-18 में 3.4% था। 0.1% की वहाँ पर कमी देखने को मिली है, जो कि एक अच्छा साइन है। आगे देखिए, उन्होंने टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ बात करी, तो टैक्स स्लैब में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं देखने को मिला। कॉर्पोरेट टैक्स में देखिए यहाँ पर चेंजेस देखने को मिला है। पहले किसी कंपनी का अगर सालाना टर्नओवर 250 करोड़ तक था तो उसे फ्लैट 25% कॉर्पोरेट टैक्स देना होता था, और 250 करोड़ से अगर ऊपर उनका अगर सालाना टर्नओवर था तो उनको 30% टैक्स लगता था। ठीक है, इसमें उन्होंने कुछ बदलाव किए हैं। सालाना टर्नओवर 250 से बढ़ाकर 400 करोड़ कर दिया गया है। 400 करोड़ से ऊपर अगर किसी कंपनी का टर्नओवर है तो उसे 30% टैक्स लगेगा। 400 करोड़ से कम पर उन्हें 25% जो है वो टैक्स लगेगा। 400 करोड़ के ऊपर जो कंपनियां आती है वो देश की मात्र 0.7% कंपनियां आती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा देखिए, डिजिटल ट्रांजैक्शन बढ़ाने के लिए 1 करोड़ की राशि बैंक से कैश निकालने पर 2% टीडीएस लगने की बात उन्होंने कही है। अगर किसी व्यक्ति की इनकम 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच है तो उसे अतिरिक्त 3% टैक्स देना होगा, और 5 करोड़ से अगर अधिक है तो उसे अतिरिक्त 7% टैक्स जो है वो देना होगा। ये बात भी बजट में की गई। इसके बाद देखिए, सरकार के पास जो भी टैक्स आता है, सरकार ने उसका देखिए एक्सप्लेनेशन दिया कि कितना टैक्स कहाँ से आ रहा है और कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो हम उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सरकार के पास जो टैक्स का सबसे अधिक भाग आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है? कॉर्पोरेट टैक्स से आ रहा है। 21% भाग जो है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है, जीएसटी का जो पैसा आता है वो 19% भाग होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए, सरकार का पैसा कहाँ जा रहा है वो भी उन्होंने डिस्कस करा। टैक्स शेयर और ड्यूटीज जो राज्यों के पास गई वो कितना? 23%। डिफेंस के लिए देखिए जो पैसा जा रहा है वो कितना? 9%। तो सरकार ने देखिए इस तरीके से अपने इनकम और एक्सपेंडिचर को डिस्कस करा बजट में। तो फ्रेंड्स, ये हमने देखिए बजट के सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करे हैं। सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं। ठीक है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाना है हमको। अगर आप इतना पढ़ लेते हैं मतलब आपका इसमें से क्वेश्चन जो है इजीली बन जाएगा। चलिए, अब बजट से रिलेटेड देखिए कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर लेते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट 2019 के कागज को किसमें लेकर लोकसभा पहुंची थी? किसमें लेकर? लाल कपड़े में, जिसे उन्होंने बही खाता नाम दिया है। निर्मला सीतारमण बजट पेश करने वाली कौन सी महिला वित्त मंत्री बनी है? कौन सी बनी है? दूसरी महिला वित्त मंत्री बनी है। पहली बार बजट जो है वो किसने पेश किया था? इंदिरा गांधी ने बजट पेश किया था। 5 जुलाई 2019 को केंद्रीय बजट किसने पेश किया? किसने पेश किया? निर्मला सीतारमण ने। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। ठीक है, जो इंटरिम बजट था वो किसने पेश करा था? पीयूष गोयल ने पेश किया था। ठीक है, 19-20 का इंटरिम बजट पीयूष गोयल ने पेश किया था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बजट के अनुसार अगर कोई व्यक्ति एक साल में 1 करोड़ से ज़्यादा की राशि बैंक से निकालता है तो उसे कितना प्रतिशत टीडीएस लगेगा? कितना प्रतिशत? 2% उसे टीडीएस लगेगा। बजट 2019 के अनुसार रेलवे में पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा। पीपीपी का पूरा नाम है,
देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट हमारा रह गया था, इसको मैं अभी डिस्कस कर लेता हूँ। पीपीपी मॉडल जो है उसका रेलवे में इस्तेमाल किया जाएगा और पीपीपी का पूरा नाम क्या होता है? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये आंसर यहाँ पर सही होगा। देखिए, रेलवे को क्या है ना, बहुत सारा पैसा जो है वो रिक्वायर्ड है, नए नए ट्रैक्स बनाने के लिए, स्टेशन बनाने के लिए। तो रेलवे में क्या किया जा रहा है? प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, ठीक है। प्राइवेट कंपनी साथ मिलकर और पब्लिक कंपनी साथ मिलकर काम करेगी और रेलवे में देखिए विकास करेंगे, ठीक है। तो ये पीपीपी मॉडल का इस्तेमाल किया जाएगा रेलवे में। तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पीपीपी का पूरा नाम है। बजट 2019 के अनुसार आयकर रिटर्न भरने के लिए ज़रूरी हैं। तो पहले आयकर रिटर्न, इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड जो था वो कंपलसरी था। तो सरकार ने देखिए इस बार के बजट से आधार कार्ड को भी देखिए अलाउ कर दिया गया है। अब आधार कार्ड की हेल्प से भी इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो भरा जा सकेगा। तो केवल पैन कार्ड गलत, केवल आधार कार्ड ये भी गलत है। पेन या आधार कार्ड बिल्कुल सही, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। भारतमाला प्रोजेक्ट का संबंध है। भारतमाला प्रोजेक्ट जो है हमने डिस्कस करा था, किससे संबंधित है? सड़कों के निर्माण से संबंधित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा, 31 जुलाई 2015 को भारतमाला प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हुआ था। सागरमाला प्रोजेक्ट संबंधित हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है वो बंदरगाहों के निर्माण से संबंधित हैं। तो यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, बंदरगाहों को जोड़ने से। भारत विश्व में कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? तो भारत देखिए विश्व में 6वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है, बी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत में 250 करोड़ तक के वार्षिक टर्नओवर पर 25% कॉर्पोरेट टैक्स लगता है। इस वार्षिक टर्नओवर को बढ़ाकर बजट 2019 में कितना कर दिया गया है? कितना कर दिया गया है? 400 करोड़ कर दिया गया है। बजट 2019 के अनुसार वित्त मंत्री ने कितने रुपए के नए सिक्के की श्रृंखला जारी करने का जिक्र किया है? कितने रुपए की? देखिए 1, 2, 5, 10 और 20 रुपए के सिक्कों की श्रृंखला जारी करने का जिक्र किया है, डी आंसर। बजट 2019 में जल संरक्षण हेतु जल शक्ति मंत्रालय द्वारा किस योजना को शुरू किया गया है? तो जल शक्ति मंत्रालय जो है वो इस बार देखिए बनाया गया है और जल संरक्षण हेतु वो काम करेगा। उसके लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? ध्यान रखिएगा, जल जीवन मिशन। जल जीवन मिशन जो है वो योजना शुरू की गई है, बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। देश में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र बनाया जाएगा। कहाँ पर बनाया जाएगा? देखिए दिल्ली राजघाट पर राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र जो है वो बनाया जाएगा। देश की फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? कौन है? निर्मला सीतारमण। अगर पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर पूछे तो ध्यान रखिएगा वो इंदिरा गांधी है, पर फुल टाइम कौन है? निर्मला सीतारमण है। सरकार द्वारा प्राप्त कुल टैक्स में सबसे ज़्यादा भाग किस क्षेत्र का है? किस क्षेत्र से आता है सरकार के पास में? कॉर्पोरेट टैक्स का आता है। तो यहाँ पर ए आंसर, 21% भाग जो आता है वो कॉर्पोरेट टैक्स से आता है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए हमने यहाँ पर जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कस करे हैं। वर्ल्ड कप 2019 से रिलेटेड मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है, अगर वो आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे रखा है। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है मैंने उस टॉपिक के कवर करे हैं, तो अच्छे से उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए जुलाई मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इन क्वेश्चंस का देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना है तो क्रेजी जीके ट्रिक पर देखिए ऑप्शन दे रखा है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके के जब भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको उसका बेनिफिट मिलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।